अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप बरतानिया में घर लेना चाहते हैं और आप पहली दफ़ा घर लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द यूके। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस करके देखे हैं और उसके अलावा रिसर्च बहुत की है। और ये जो है, अगर आप पे रिसेंटली यूके आए हैं, रिसेंटली आपने प्लानिंग करना शुरू की है कि आप घर लेना चाहते हैं, आपको पूरा प्रोसेस आपको समझना चाहते हैं कि कैसे 2025 में आप जो है घर लेने का सोच सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद है। अगर आपने तबसरा यूके के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए फौरी तौर पे मिल सकें। घर लेने का जो पहला स्टेप है वो है आपका अपना बजट। आपने अपने बजट एलोकेशन करनी है, देखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे आपको दरकार होंगे, इकट्ठे करने होंगे और कितने का घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं। एक तो तरीक़ाकार ये है कि अगर आप कैश पूरा घर खरीदते हैं तो आपको मॉर्गेज वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना। आपके पास लेट्स से 200,000 पाउंड हैं, 200,000 पाउंड आप देंगे, आप घर खरीदेंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द यूके उनको मॉर्गेज पे घर वो लेते हैं। स्पेशली फर्स्ट टाइम जो घर होते हैं वो मॉर्गेज पे लिया जाता है। मॉर्गेज वाला घर जो है, आप 18 साल से उम्र के हैं, वैसे ज़्यादा के हैं तो आप वो घर ले सकते हैं। आपको सबसे पहले जो स्टेप है, सबसे मेन स्टेप है, वो है बजट एलोकेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपको कितने पैसे मज़ीद लोन या मॉर्गेज आपको चाहिए होगा। तो पहली बात ये है कि आपकी जो डिपॉज़िट है वो आपका जो है वो आप बिटवीन 5 to 20% तक आपका डिपॉज़िट जो है वो बैंक जो मॉर्गेज दे रहा होता है या कंपनी जो मॉर्गेज दे रही होती है वो एक्सेप्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप घर 2 लाख पाउंड का देख रहे हैं तो आपके पास जो है वे 5% से लेकर 20% तक भी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना नॉर्मली जो है वो लेंडर एक्सेप्ट कर लेते होते हैं। मिनिमम 5 और अब मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर लें, लेकिन नॉर्मली बिटवीन 5 and 20% जो है ये होता है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं, लेंडर्स जो होते हैं वो 15% मांगते हैं, कुछ 20% मांगते हैं। जो फर्स्ट टाइम के उनके लिए इंसेंटिव होता है कि डेवलपर भी इंसेंटिव देते हैं कि वो 5% पे भी मान जाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास पता हो कि आपके पास कितना आपके पास पैसे पड़े हैं। तो 2,00,000 पाउंड का घर देख रहे हैं तो उसका अगर 5% भी करें तो वो बनते हैं 10,000 पाउंड, जो 5% पे भी करते हैं। ठीक है, तो आप उससे हिसाब लगा लें कि आपको कितने चाहिए होंगे। उसके अलावा जो एक और कॉस्ट जो है, जब आपने बजट एलोकेशन करनी है उस टाइम जो है आपने देखना है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो है, जो घर 4,25,000 से कम की प्राइस का घर होगा उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। ये फ़र्स्ट टाइम बायर के लिए ये इंसेंटिव होता है कि उसको फ़र्स्ट टाइम, अगर वो रेजिडेंशियल भी है, ठीक है, तो अगर रेजिडेंशियल का मतलब ये है कि खुद रह रहे हैं, और अगर आपने बाय टू लेट वाला लेना है तो उसका मतलब ये कि आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, तो वो रेजिडेंशियल के लिए होता है, बाय टू लेट के लिए डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो आपको कॉस्ट देखनी है वो है आपकी सर्वे फीस है। सर्वे फीस जो है वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, सर्वे फीस जो है वो 300 से 1500 पाउंड हो सकती है। आपने उसका भी क्वेश्चन रखना है, स्टैम्प ड्यूटी का क्वेश्चन रखना है। अगर वो 4,25,000 से ज़्यादा की वैल्यू का है, अगर 4 लाख से कम का है तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं होगी। अगर सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि 40-50 हज़ार पाउंड भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। स्टैम्प ड्यूटी जो है बहुत बड़ा आपको पोर्शन रखना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ए सेड। अच्छा, उसके अलावा जो है सोलिसिटर की फ़ीस है। सोलिसिटर की फ़ीस भी रेंज बिटवीन 500 to 1500 1700 के रेंज का था, अगेन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर बाइंग और डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एज वेल, कि वो फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है। क्विकली बता देता हूँ, फ्री होल्ड कहते हैं जिसकी जो पूरा ज़मीन और घर जो है वो फ्री होल्ड होता है, उसकी ज़मीन भी आपकी होती है, घर भी वो आपका होता है। लीज होल्ड में ये होता है कि ज़मीन जो होती है किसी मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज कर रही होती है ज़मीन को, तो आपको उसको ज़मीन का रेंट आपको उस मैनेजमेंट कंपनी को देना होता है, और घर जो उसके ऊपर होता है वो आपका होता है। बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द अपार्टमेंट इन द यूके हैं वो सारे जो हैं लीज होल्ड पे होते हैं, लेकिन अब कुछ घर भी ऐसे बन रहे हैं जो लीज होल्ड होते हैं। लीज होल्ड की सोलिसिटर फीस भी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्री होल्ड, और फ्री होल्ड और लीज होल्ड में जो घर की वैल्यू जो होती है वो फ्री होल्ड की ज़्यादा होती है कंपेयर टू लीज होल्ड। तो लेकिन यूके में दोनों चलते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस भी होती है। और उसके अलावा जो है आपने जो है कुछ मूविंग अखराजात जो है ना,
मतलब ये कि मिसलेनियस अखराजात जो हैं वो तकरीबन आपने 1000 पाउंड 1000 पाउंड आपको उसको भी अलग रखने चाहिए। तो ये हो गया आपका बजट एलोकेशन। अब दूसरा स्टेप है एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल एंड मॉर्गेज। अब वो करने का अगर आपके पास पता चल गया है कि आपके पास पैसे भी हैं, आपको पता है कि आपने कितने का घर देखना है, अब आपने लेना है एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल। ठीक है, एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिकली आप अपने मॉर्गेज एडवाइज़र को पहले ढूंढते हैं। मॉर्गेज एडवाइज़र को लेने के बाद जो है आप फिर उससे कहते हैं कि मुझे एक सर्टिफिकेट इशू करवा दे बेस्ड ऑन आपकी इन्फॉर्मेशन पे, आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, वो आपसे बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो एक सॉफ्ट सा सर्च करते हैं सिस्टम में डाल के और देखते हैं कि आपको कितने तक की वैल्यू का लोन मिल सकता है। अब वो लोन जो होता है नॉर्मली जो आपकी सैलरी होती है ना उसका अप टू 4 to 5 टाइम्स जो है ना वो आपको लोन मॉर्गेज मिल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी साल की सैलरी 40,000 पाउंड है तो आपको 160 पाउंड जो मल्टीप्लाई बाय 4 करें और या फिर मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 200,000 पाउंड, तो बिटवीन 160 to 200,000 पाउंड आपको मॉर्गेज मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर। उसके लिए मैंने पिछले एक वीडियो बनाई है जिसपे मैंने देख सकते हैं यहाँ पर, जिसपे मैंने बताया है कि आपने कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव करना है। अब आपके पास ये अगर वो एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल जब आपको मॉर्गेज एडवाइज़र जब आपको एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल देगा तो जो आप घर देखना शुरू करेंगे, आपको जब आपको घर पसंद आता है या जो भी आता है तो आपने उसको स्टेट एजेंट को वो दिखाना होता है एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस के आपके पास इतने पैसे आपको मॉर्गेज के लिए मिल सकते हैं। उससे बगैर जो है ना आगे बात नहीं चलती है। इसलिए मॉर्गेज और वही मॉर्गेज एडवाइज़र जो होता है वो फिर आपकी मॉर्गेज के लिए भी करता है, जिसके लिए आपके पास 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, 3 महीने की पे स्लिप चाहिए होती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक पासपोर्ट चाहिए होता है, एंड आपका जो है इंडेफिनेट ILR जो है वो भी चल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हों, आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन भी हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्गेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉर्गेज ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक फर्स्ट है एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल। जब आपके पास एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल आ गया, अब आपने तीसरा स्टेप है कि आपने घर की तलाश करनी है। घर की तलाश के लिए आप जो है इश्तिहार जो हैं वो आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं जहाँ पे सेल के घर लगे होते हैं, फॉर सेल लिखा होता है। या जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि 2-3 वेबसाइट्स हैं जैसा राइट मूव है, ज़ूपला है, ये वो वेबसाइट्स हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हैं। तकरीबन हर घर जो यूके में सेल हो रहा होता है उनकी उस स्टेट एजेंट की और उनकी ओनर की ख्वाहिश होती है कि इन दोनों वेबसाइट में से किसी एक या दोनों वेबसाइट पे जो है वो घर जो है हमारा सेल के लिए उसका इश्तिहार उधर भी लगे। तो अगर आप उस वेबसाइट पे, ये दोनों में से किसी भी, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, आप पोस्ट कोड डाल दें, जिस पोस्ट कोड के आसपास आप घर देखना चाहते हैं, आप फ़िल्टर कर लें प्राइस के लिए, बेडरूम के लिहाज से भी, तो आपको सारे घर आ जाएंगे जो आपकी प्राइस रेंज में आएंगे। फिर आप उस पर फर्दर देख सकते हैं कि वहाँ पे ब्रॉडबैंड की स्पीड क्या है, वहाँ पे क्राइम रेट क्या है, वहाँ पे स्कूल की क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो आपको सारी चीज़ें जो है ना आपको उस पर से मिल जाती हैं, आपकी बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट्स, बेस्ड ऑन योर ओन बजट एज वेल। ठीक है, तो ये जो है आपने घर को देखना है, घर को पसंद करना है। जब आप पसंद कर लेते हैं, आपको पता चल गया कि ये घर आपका है, तो फिर जो अगला स्टेप होता है वो कहता है कि आपने उस घर की ऑफ़र देनी है। अब इस स्टेप में जिसमें ऑफ़र देनी है, आपने स्टेट एजेंट को ईमेल या फ़ोन करना होता है, उससे बताना होता है कि ये घर मुझे इस इश्तिहार पे देखा है, आपका ये नंबर है और हमें ये घर पसंद आया है, लेकिन हमने इसकी व्यूइंग करनी है, यानी कि हमने इस घर को देखना है, विज़िट करना है। वो फिर आपको एक घर का विज़िट करवाएंगे, आप इस घर को एक दफ़ा देखेंगे, आपको पसंद आता है, दिल मानता है, तो आप जो है उससे ऑफ़र दे सकते हैं। आप लेट्स से 2 लाख का घर है, आप वहाँ की प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से नीचे, जितना भी हो आप दे सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको टिप दे दूँ कि आप जब घर की व्यूइंग कर रहे हों तो आप स्टेट एजेंट से पूछ सकते हैं कि इस घर पे कितने व्यूइंग आ रही है, कितने लोगों ने इसकी अपॉइंटमेंट बुक की है, कितने लोगों ने इस घर पे अभी तक कोई ऑफ़र दी है या नहीं दी है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस घर की वैल्यू कितनी मार्केट में डिमांड है इस घर की। अगर बहुत ज़्यादा लोग उस घर को व्यू कर रहे हैं या बुकिंग कर रहे हैं व्यूइंग के लिए, तो आप समझ जाएँ कि उस घर को मिस करना जो है ना गलती हो सकता है, इससे कि वो घर जो है उसकी या वैल्यू की वजह से या लोकेशन की वजह से वो एक अच्छा घर है। ये एक तरह से जो है मेरी तरफ से टिप ही है आप लोगों के लिए।
जब आप लोगों को घर व्यू कर लेते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप उसे ऑफ़र करते हैं, जो भी आपकी ऑफ़र होगी, ठीक है। आप अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसको सर्वे करवाऊँ अपने इंडिपेंडेंट सर्वेयर से, तो फिर आप सर्वे करवा सकते हैं। आपने किसी को 300 से 500 पाउंड दें, इंडिपेंडेंट सर्वेयर होते हैं, वो घर आके सर्वे करेंगे, देखेंगे हर चीज़ को, और वो आपको रिपोर्ट दे देंगे कि क्या इस घर की इतनी वैल्यू है या नहीं है। आप ये काम भी कर सकते हैं। और अगर आपको घर पसंद आ जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोबारा स्टेट एजेंट से कह सकते हैं कि मुझे दूसरी दफ़ा भी घर दिखाएं, तो वो दूसरी दफ़ा भी आपको घर दिखा सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप दूसरी दफ़ा भी घर देखना चाहते हैं। तो ये हो गई आपने ऑफ़र करना वाले स्टेप की बात। अब जब ऑफ़र करते हैं, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने सॉलिसिटर कर लिया है, तो आप जो हैं यहाँ पर आपको कोई मार्केट में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टाउन में गूगल पे सर्च करके जो अच्छी कन्विंसिंग कंपनीज होती हैं, सॉलिसिटर होती हैं, कन्विंसिंग सॉलिसिटर्स उनको कहते हैं, जो प्रॉपर्टी की लीगल प्रोसेस को, सेल एंड परचेज को डील करते हैं, तो वो एक्सपर्ट होते हैं। और अगर आप किसी भी अच्छी रिलायबल जो आपके टाउन में भी हो, किसी भी कंपनी को, किसी भी सॉलिसिटर को आप बेस्ड ऑन के आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरी घर की वैल्यू इतनी है, आप कितना फीस चार्ज करेंगे, सारा मिला मिलू के वो आपको एक एस्टिमेटेड कोड दे सकते हैं। आप 3-4 जगहों से ले लें, आप चले जाएं। इसमें बहुत कम चांस है कि कोई आपसे 2 नंबरी करे, या कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कोई बहुत अच्छा सॉलिसिटर होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कोई रिसर्च करेगा। मोर और लेस सारे जो है एक जैसा ही काम करते हैं। इससे यही है कि अगर आपको जिनसे तसल्ली हो, मिसाल के तौर पे वो सॉलिसिटर या उसकी कंपनी जो है मुस्तकिल आपको प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर रही है, आपके साथ मुस्तकिल इन टच है, आपको खामखा तंग नहीं कर रही है, इसलिए कि उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स आपसे भी लेने हैं और दूसरे वाले सॉलिसिटर से भी लेने हैं। हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि जब आप सॉलिसिटर को करते हैं, तो आप डायरेक्ट उस जो ओनर है, जो घर सेल कर रहा है, उससे आप रब्ता नहीं कर सकते हैं। आपको जो सेल का प्रोसेस जब शुरू होता है, तो आप तो पहले स्टेट एजेंट से बात करते हैं। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको अपना सॉलिसिटर करना होता है, ठीक है। और वो जो घर बेच रहा है, उसने अपना सॉलिसिटर करना होता है। फिर आपका सॉलिसिटर और उसका सॉलिसिटर आपस में बात करते हैं। आप लोग बात नहीं करते हैं, दोनों सॉलिसिटर आपस में एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, वो दोनों सॉलिसिटर आपस में करते हैं। आपने बस घर में बैठ के आराम करना है और इन्फॉर्मेशन अपने सॉलिसिटर को देनी है। और आपके सॉलिसिटर ने ये मेक श्योर करना है कि उस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो सारे जो है, वो सारे जो है मेरे क्लाइंट के लिए इनफ हैं, सेटिस्फाइड हैं। ये उसका काम है। तो ये काम उसने करना है। तो आपको सॉलिसिटर ढूंढना होगा, सॉलिसिटर को आपने सारा देना होगा। फिर आखिरी जो है, जो सेकंड लास्ट स्टेज है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो टाइम है एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये बात बहुत गौर से सुनना है कि ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो टाइम है जहाँ इस टाइम तक आप अपने पूरे प्रोसेस में बैक ट्रैक, विदड्रॉ कर सकते हैं और आपको कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। स्टेट एजेंट आप, ठीक है, अपने जो फीसें पे की होंगी सॉलिसिटर को या मॉर्गेज एडवाइज़र को, वो तो आपको पे कर दी हैं या कर रहे होंगे। लेकिन आप बाइंडिंग आपकी बाय लॉ, जब तक आप एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो कोई बाइंडिंग नहीं है। जिस दिन आपने साइन किए कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके सॉलिसिटर के पास चला जाए, तो फिर वो बाइंडिंग बन जाता है, ठीक है। और उनका डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाए, वो एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक दिन डिसाइड होता है कि इस दिन एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो जब होता है जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों सॉलिसिटर, आपका और दूसरे का सॉलिसिटर, एग्री कर जाता है कि हमें इस टाइम पे, अब इस दिन हमें ये एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जब एक्सचेंज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसी पे ही पहले ही डिसाइड हो जाता है कि एक्सचेंज ऑफ कीज हैंड ओवर, या हम उसे कहते हैं कंप्लीशन डेट। ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, कंप्लीशन डेटा, ठीक है। कंप्लीशन डेट, कि आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन हमारी कंप्लीशन डेट है। उस दिन का मतलब ये होता है कि कंप्लीशन डेट वाले दिन आपको बता देंगे, चाबी आप स्टेट एजेंट के दफ्तर से जाके ले लें, या वहाँ पे कोई बंदा होगा वो आपको चाबी हैंड ओवर कर देगा। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, आपको कंप्लीशन डेट वाले दिन मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि उनके घर में जब आप अंदर जाएँ और आपने जो चीज़ घर देखी भी है उसमें डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो फिर जो है मिसाल के तौर पे उन्होंने किचन आपने जब देखा था तो बहुत अच्छा था। जब गए हैं, जब कंप्लीशन के बाद जब घर में फर्स्ट टाइम अपने घर में गए हैं, पहले दिन देखे तो किचन सारा टूटा फूटा सा है, ठीक है। तो फिर जो है आप अपने लीगली आप उसको केस लीगली आप उस पर कर सकते हैं कि जी कि ये चीज़ इस तरह नहीं है। वो उस पर उनकी बाइंडिंग होती है, वो लीगली वो बाउंड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप जब कीज़ हैंड ओवर होगी तो वो उनका जो है सारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसलिए कि वो इतना लीगली कवर्ड हैं कि वो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, ऐसा होता नहीं है कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा कोई धोखा मैंने सुना कि हुआ हो।
तो बस जब आपका कंप्लीशन हो जाए, जब आपकी जो है कि कीज़ हैंड ओवर हो जाएँ, तो आप अपने घर में चले जाएँ। और ये है पूरी स्टोरी, ये है पूरा गाइड स्टेप बाय स्टेप आपको नए घर के लिए, पहली दफ़ा घर लेने के लिए यूके में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।